नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन अब तक डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हूँ। नाज़रीन ये जो आवाम होती है ना, आवाम ये बेचारी धक्के खा के बड़े मसाइल सह कर इलेक्शंस में फायरिंग भी होती है, पता नहीं क्या कुछ होता है, लेकिन ये अपना हक अदा करती है, वोट डालती है और अपने अपने इलाके के नुमाइंदों को पार्लियामेंट तक पहुंचाती है ताकि वो वहाँ उनकी आवाज़ बने, उनकी नुमाइंदगी करें। अच्छा, यकीनन जब वोट डाला जाता है तो लोग यही सोचते हैं कि जी ये आदमी हुकूमत का हिस्सा बने, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो हुकूमत का हिस्सा बने, वो अपोजिशन भी बन सकता है। और ऐसा ही होता है कि एक अपोजिशन होती है, एक आपके हुकूमत होती है, एक का कायदे अवान होता है जो वज़ीर आज़म बनता है, एक कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ होता है जो हिज़्ब इख्तिलाफ को लेके चलता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आवाम तो वोट देती है कि आप जाकर वहाँ पे उनकी नुमाइंदगी करें, उनके राइट्स का वहाँ तहफ़्फ़ुज़ करें, लेकिन कितने अफसोस की बात है, कितने शर्म की बात है कि ये अराकीन जब पार्लियामेंट में जाते हैं तो पार्लियामेंट में पहुंचकर जिन लोगों ने इनको वोट दिया होता है, यानी वोट को इज्जत दो वाली बात, कि वो उनके राइट्स का वहाँ तहफ़्फ़ुज़ करें, वहाँ वो या तो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं, मैनेज हो जाते हैं और फिर आवाम की नुमाइंदगी करते करते जो उनके राइट्स होते हैं वो वहाँ पर सेल कर देते हैं। ये चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में भी आपने देखा किस तरह खड़े होकर वोट की तादाद थी और खुफिया वोटिंग में आपने देखा क्या असर हो गया, शर्म आती है। और अभी जो हुआ मुश्तरका इजलास में, आप ये देखिए कि आप शोर मचा रही अपोजिशंस के नहीं, ये जो बिल है, ये जो कवानीन है, ये काले कवानीन है और ये कवानीन हमें अवाम ने इसलिए पार्लियामेंट में नहीं भेजा है कि हम इस काले कवानीन को पास करें। मैं वो भी हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दे रहा, मैं अपोजिशन की बात कर रहा हूं। लेकिन जिस वक्त वोटिंग होती है तकरीबन उस दिन 34 अराकीन गायब हो जाते हैं। तो क्या ये अवाम की नुमाइंदगी करते हैं जो वोट लेके आए हैं? क्या ये अवाम का हक पूरा करते हैं? क्या ये वोट को इज्जत देते हैं? ये एक बड़ी बात है। और अभी ये देखा आपने कि मौजूदा 8 कवानीन अददी अक़लियत के बावजूद, बड़ी अददी अक़लियत के बावजूद हुकूमत 8 कवानीन अपने पास कराती है और अक़लियत के 34 अराकीन गायब हो जाते हैं। और उसके बाद अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि ये अपोजिशन की, उस अपोजिशन की जो बहुत भारी भरकम अपोजिशन है, जिसने कई हुकूमत को भी फेस किया है और कई अपोजिशन को भी फेस किया। हुकूमत तो बेचारी पहली दफा आई है और पता नहीं किस तरह चल रही है, लेकिन भाई अपोजिशन में तो वो जमाते हैं जो घाघुर हैं, जिन्होंने कई दफा हुकूमत चलाई है, कई दफा अपोजिशन चलाई है, वो तो हिकमत अमली के माहिर हैं। लेकिन क्या यहाँ हम सवाल रख लेते हैं, चले रख देते हैं कि क्या ये इनकी कमजोर हिकमत अमली थी या ये लोग मैनेज हो गए या अपोजिशन कॉम्प्रोमाइज हो गई। इस पे हम बात करेंगे। इस इशू पे हमारे पास जो गेस्ट हैं, आइए उनका तारुफ। मेरे साथ हैं जनाब मोहम्मद जुबैर साहब, साबिक गवर्नर सिंध, साबिक चेयरमैन नेचकारी कमीशन, मुस्लिम लीग नून, बहुत अहम नाम, आपका बहुत शुक्रिया सर आपने ज्वाइन किया। मेरे साथ हैं जनाब नबील गबोल साहब, सीनियर रहनुमा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पार्लियामेंटेरियन भी हैं, बड़ा नाम है, आपने भी हमें ज्वाइन किया है, आपका बहुत शुक्रिया। और मेरे एक सहाफ़ी दोस्त भी हैं, सीनियर सहाफ़ी भी हैं, बड़ा नाम है, हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब, आप भी इस प्रोग्राम में, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक पे वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। जुबैर साहब, वोट को इज्जत दो। अब यहाँ तो सवाल सर पार्लियामेंटेरियन का आ रहा है सर कि पार्लियामेंटेरियन अराकीन पार्लियामेंट वोट को इज्जत नहीं दे रहे। 34 में से तकरीबन 11 मुस्लिम लीग नून के अराकीन हैं जो गायब हो गए।
तो सर ये कोई हिकमत अमली इनकी कमज़ोर थी या मैनेज हो गए सर? क्योंकि आप तो बड़े खुला टुल्ला बोलते हैं सर, इसलिए हमने जुमला भी कहा है कि क्या मैनेज हो गए सर? देखिए कॉम्बिनेशन होगी, जाहिर है मैं स्पेसिफिकली तो नहीं कह सकता। एक दो तो क्रोनिक केसेस है ना, क्रोनिक इन अ सेंस कि वो नून लीग के टिकट पर सेनेट में इलेक्ट हुए थे, दो ख्वातीन हैं, और वो पिछले 2-3 साल से जब से नून लीग पर बुरा वक्त आया है तो उन्होंने बिल्कुल अपने आप को डिस्टेंस कर लिया। हालांकि हम कहते हैं कि भाई आप छोड़ दें ना, मतलब आप इतने मुश्किल में क्यों अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो एक तो वो क्रोनिक केसेस हैं, कुछ मेरा ख्याल है 4-5 दबाव का शिकार हो जाते हैं, आपको पता है कहाँ से, और 2-3 का तो आप कह सकते हैं ना कि फॉर वन रीज़न और अनदर नहीं पहुँच सके, या कोई बीमार थे या कोई भी थे। बट जनरली या आउट ऑफ दोज 11 मेरा ख्याल है 7-8 को आना चाहिए था, और ये बिल्कुल वो उसी की कंटिन्यूएशन है डॉक्टर साहब, वो जो सेनेट चेयरमैन का जब इलेक्शन हुआ था। और ये मुझे ये भी एतराफ़ करने दें कि ये हमारी ही कमज़ोरी है। सो हम जहाँ हुकूमत को क्रिटिसाइज़ करते हैं या किसी और को कहते हैं कि मैनेज कर लिया, तो सबसे बड़ी गलती तो हमारी अपनी है, हमारी अपनी कमज़ोरी है, हमारे अपने नंबर्स क्यों नहीं हमने, तमाम ऑपोजिशन की बात कर रहा हूँ, और PMLN ज़ाहिर है मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो PMLN की तरफ से कि हमें पता ही नहीं चला कि जी हम इतने कम नंबरों से पीछे रह जाएंगे। अगर हमारे 6-7 आते और पीपल्स पार्टी के 5-6 आ जाते तो हम ये, एक तो इसका वो बड़ा इम्पैक्ट होता है, परसेप्शन का बड़ा इम्पैक्ट होता है कि हुकूमत को किसी इम्पॉर्टेंट बिल पर, वो भी जॉइंट सिटिंग में अगर डिफीट हो तो उसके इम्प्लिकेशंस बहुत होते हैं। पॉलिटिकली एक बड़ा ख़राब मैसेज जाता है हुकूमत के लिए। तो मेरा ख्याल है वी लॉस्ट एन अपॉर्चुनिटी। जी सर। अच्छा मसलन आप, अच्छा सर मैं यहाँ पर आगे आके पूछूंगा आपसे, डेफिनेटली नून लीग के हवाले से आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं ज़रा नबील गबोल साहब की तरफ आ जाता हूँ। नबील गबोल साहब, अपोजिशन कहती है ये काला बिल, काला कानून पास किया है, और ये बहुत अहम मसला था। जिस तरह अभी ज़ुबैर साहब ने ये बताया कि अगर ये जॉइंट जो सेशन था, अगर इसमें ये बिल अपोजिशन रिग्रेट करवा देती तो बहुत बड़ा मैसेज जाता। लेकिन सर मैं आता हूँ कि चलें अददी अक्सरियत अक़लियत में बदल गई, इसके ऊपर तो आप बताएं क्यों पीपल्स पार्टी के लोग भी इसमें शामिल हैं। दूसरी तरफ सर ये जो अवाम के वोट लेकर ये अराकीन, आप तो कल कह रहे थे कि जी वोट को इज्जत दो, किसी और से तकाजा कर रहे थे, तो यहाँ तो सर ये खुद मेंबर पार्लियामेंटेरियन दो बड़ी सियासी जमातों के, वो इतने बड़े पोजीशंस में मैनेज हो रहे हैं, क्या कहेंगे सर? देखें, जाहिर है इसके ऊपर तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ये जो है बिल पास हुआ है तो गवर्नमेंट को मुबारक हो, बल्कि मैं ये ज़रूर कहूँगा कि गवर्नमेंट को अब मोहतात रहना पड़ेगा, क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे भी एहसास नहीं था कि इतने चंद वोटों से जो है ये बिल पास होगा। जहाँ तक आपने 34 का, मेरे पास तो इतलात है कि 10 वोटों से ये बिल पास हुआ है। और नहीं, 34 अराकीन गायब हुए हैं, हुकूमत 10 वोट से जीती है, उसके भी तकरीबन कोई 16 अराकीन नहीं आए थे। तो मैं ये समझता हूँ कि देखें, हमारी जिस तरह जुबैर साहब ने कहा कि हमने इसको मैनेज सही नहीं किया और कहीं पे हम कॉम्प्रोमाइज भी हुए। तो अगर हमने मैनेज भी नहीं कर पाए और हम कॉम्प्रोमाइज भी हुए हैं तो फिर ऐसे मौके बार बार आते नहीं। तो या तो ये है कि फिर हम 5 साल बर्दाश्त कर रहे हैं इनको, 5 साल जो भी ये जिस तरीके से हुकूमत चला रहे हैं हम बर्दाश्त करें, या तो फिर ये है कि फिर हमें अपना रवैया और अपने आप को अपने अंदर तब्दीली लाना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि पहले जो दूरियां थी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की, वो अब खत्म हुई है। APC हो रहा है, APC में यही अहम फैसले होंगे कि अब जो भी हाथ ये डालेंगे तो मजबूती से डालेंगे, अब कॉम्प्रोमाइज नहीं होंगे। क्योंकि देखें, जो ये इल्जामात लगाते थे कि जी केसेस को नरम करने के लिए या हल्का हाथ डालने के लिए कहीं कहीं जो है पार्टी जो है वो कॉम्प्रोमाइज हुई है,
लेकिन ये परसेप्शन, ये इम्प्रेशन अवाम में जाना, जो कि आपने भी ये कहा कि वोट को इज्जत दो, तो वो इसलिए वोट नहीं देते हैं कि आप मेरी सबसे बड़ी मिसाल चेयरमैन सेनेट का वो इलेक्शन था कि 14 लोग खड़े हुए हैं और 14 लोग गायब हो गए। यानी ये तो एक मतलब मैं समझता हूँ कि अनहोनी बात है कि आप वहाँ पार्लियामेंट में मौजूद होते हैं, वो वोट नहीं दे रहे हैं। तो और इमरान खान का एक तकरीर मुझे याद है, अभी उन्हीं दिनों में उन्होंने किया था कि उन्होंने कहा था कि ये जो सेनेट का इलेक्शन है, इसको अब शो ऑफ हैंड्स पे करेंगे, अब सीक्रेट बैलेटिंग नहीं होने देंगे। इससे उनके अपने लोग बिक जाते हैं। मुझे पता है पीपल्स पार्टी के जब मैंने था 2002 में, मैं पर्सनली मैं इस चीज को मैंने मुझे शहीद बेनजीर भुट्टो साहब ने इंक्वायरी के लिए कहा था। हमने कोई तकरीबन 4 एमपीएस पकड़े सबूत के साथ, जिन्होंने पैसे लेकर वोट दिए थे मुशर्रफ के कैंडिडेट को, मैं नाम नहीं लूँ उस कैंडिडेट का। और यानी आप देखें कि मतलब उसके बाद फिर हमने कहा जी कैमरा अंदर लेकर जाए, जिस पर ईसीपी ने पाबंदी लगा दी, जी कैमरा अंदर नहीं ले जा सकते। अभी भी ये सेनेट का इलेक्शन आने वाला, जो मार्च का इलेक्शन है सेनेट का, उससे पहले कानून साजी करना पड़ेगा इस हुकूमत को और ऑपोजिशन को मिलकर कि शो ऑफ हैंड्स पर जो है वोटिंग होना चाहिए, फिर आपके वोट नहीं बिके। नहीं, हुकूमत क्यों और अब करेगी जो सर? बिके हैं, भाई हुकूमत क्यों करेगी? हुकूमत को फायदा है सर, हुकूमत के अपने हुकूमत को फायदा है। देखिए हुकूमत सर, के हुकूमत को फायदा, वो क्यों करेगी सर? सर हुकूमत के अपने लोग भी बिक जाते हैं। हुकूमत आज है कल नहीं है ना। आज इमरान खान ने अगर ये बिल पास किया 180 दिन तक आप बगैर वजह का किसी को भी बिठा दे अरेस्ट करके उसको, और बाद में 180 दिन बाद बोले जी गलती हो गई, आपको हमने खामखा उठा लिया, तो ये कल को आज हमारे लिए बना है, कल को ये इमरान खान वाले रगड़े में आएंगे। तो इमरान खान को सोचना चाहिए कि भाई ये एक म्यूजिकल चेयर है सियासत पाकिस्तान की। आज हम रगड़े में, कल तुम रगड़े में आओगे। और जब हम तो रगड़े में जेल भी भुगत चुके हैं, कोड़े भी खा चुके हैं, हम तो ट्रेंड है, हमें बाय डिफॉल्ट हम ट्रेंड है इन चीजों के लिए। इमरान खान एक रात भी जेल नहीं गुजार सकेगा, वो एक रात भी बगैर एसी का नहीं सो सकता है, एक रात बगैर पंखे का नहीं रह सकता है। तो मैं समझता हूँ कि ये सोचना चाहिए इमरान खान को कि आने वाले दिनों में ये जो भी चीजें ये पास करवा रही है, इनके गले काल पर भाई उनके, मैं आगे चलूंगा, मैं हफीजुल्लाह न्याजी साहब की तरफ चाहूंगा। जुबैर साहब से ज्यादा बात नहीं हुई, आगे करेंगे हम, जुबैर साहब से बात करेंगे, सबसे बड़ी सियासी जमात है। लेकिन हफीजुल्लाह न्याजी साहब की तरफ आऊंगा। और वैसे मैं नबील गबूल एक बात कह दूं, उनके अरकान ये कह रहे हैं कि फिक्र मत करें, ये 5 साल भी हम गुजारेंगे और अगले 5 साल भी गुजारेंगे। तो आप इमरान खान उस वक्त तक जो है वो बूढ़े हो चुके होंगे और खुद सियासत से रिटायर हो जाएंगे। जी, मैं न्याजी साहब आपकी तरफ आता हूं। सर ये जो कुछ भी हुआ, ये शर्मिंदगी का मुकाम है। वोट को इज्जत दो, आप दूसरों से मांग रहे हैं, यहां तो खुद जो है ना वो वोट की बेहुरमती कर रहे हैं। एक तो ये है, और दूसरा सर मैं चाहूंगा आपका इसमें भी कमेंट कि कुछ लोगों का ख्याल है कि ये जो FATF का बिल पास कराया गया है, कवानीन पास कराई गई है, ये FATF का मसला एक तरफ तो है ही है, लेकिन ये आगे चलकर मुल्क के सियासतदानों और मीडिया के लिए बहुत खतरनाक होगा, उनको कंट्रोल किया जाएगा। आप कैसे देखते हैं? शुक्रिया डॉक्टर साहब किस्सा मेरा तो दुख और तकलीफ जो है ना, वो जो मैंने आपकी महसूस किया या अंदाज़ा लगाया है, उससे मिलती जुलती है। मुझे तो इमरान खान से कोई शिकायत नहीं है। जाहिर है कि उनके बारे में ना तो मुझे कोई तवक्कुआत थी, ना मैंने बांधी हैं, और बल्कि हमेशा इस गलतफहमी या खुशफहमी में रहे हैं कि इमरान खान साहब जो है अपने आप को, अपनी बर्बादी का निज़ाम, अपने आप को ख़राब करने का खुदकार निज़ाम उनके अंदर मौजूद है। और शायद वही वजह है कि आज कुछ थोड़ा सा अपोजिशन का दाल दलिया गल रहा है या लोग अपोजिशन तो देखते हैं तो इमरान खान साहब की कारकर्दगी है, और वो उस कारकर्दगी के ऊपर वो अपोजिशन जो है उनके ऊपर जो है, यार ये आगे से बैठ जाए आराम से, मुझे बात करने दीजिए। आपके मुझे देखो डिस्टर्ब कर रहे हैं आप लोग, सॉरी जी। तो उसमें अपोजिशन जो है, अब मसला यह है कि जी वोट को इज्जत दो, कितना खूबसूरत नारा था, उसमें लब्बैक किसने कही? मुस्लिम नून ने, जिसने वोट का इज्जत देगा कहा, तो उन्होंने 1,30,00,000 वोटर्स ने उसको इज्जत दी। जब 1,30,00,000 वोटर ने इज्जत दी तो अब मुस्लिम लीग नून की जिम्मेदारी थी कि आप उन वोटर्स को इज्जत देते। इनकी 2 साल की
जो कारकर्दगी है वो इंतहाई अफसोसनाक है। इनफैक्ट इन्होंने लगा यह है कि इनको उस वोट किसके जो 1,30,00,000 वोटर जो टूट के आया है, नामसाइद हालात में आया है, जो कि इस मुल्क के अंदर हर तरह की उनको आजमाइश से गुजरना पड़ा है, लेकिन वो सामने आए हैं। उनको बता दिया गया है कि इस पार्टी को कोई मुस्तकबिल नहीं है। उनका लीडर, उसके लीडर को पहले हुकूमत से अलहदा किया गया। 4 साल उसके लीडर के खिलाफ पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन और घिनौनी मीडिया कैंपेन चली गई और वोटर ने सस्टेन ना किया बल्कि बढ़ चढ़ के आए। और अगर जो कहा जाता है जिस तरीके से सारी चीजें सामने हैं, और हम भी इलेक्शन को कवर कर रहे थे उस वक्त, तो मुस्लिम नून तो वो इलेक्शन जो है शायद जीती हुई थी। ये वोटर की ताकत। अब इनको खुद को थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए थी कि वो थे, लेकिन हर मौके पे वसीतर कौमी मुफाद, वो भाई कहां से है वो वसीतर कौमी, हमें भी समझाए वो कहां से आता है। उसके तहत फैसले हो रहे हैं। पहले दिन आते ही जो है उन्होंने क्या किया कि उसको डॉक्टर साहब ये आप आगे चले, ये यहाँ आपका बंदा जो है बार बार मेरे सामने बोलता है, मैं डिस्टर्ब होता, मैं बड़ा एक मुझे नहीं आप कीजिए, मैं सॉरी, आप बोले वो मेरे सामने बोलते हैं। मैंने उनको पहले कह चुका हूँ कि आप बिल्कुल साकित रहा करें। वो देखिए भाई कौन है गैर जिम्मेदार बंदा गया हुआ। 1,30,00,000 वोटर जो है वो जो है उनको इज्जत देनी थी। अब देखें जी, बात यह है कि इनके अंदर हुकूमत ने जातीय असम्बली में मिसा के मईशत पेश कर रहे हैं। एक हुकूमत को मानते नहीं है। आप नजरिया जरूरत के तहत चलो, आप बैठ गए असम्बलियों में, क्या जरूरत थी? फिर उसके बाद यके बाद दीगरे हमने देखा एक्सटेंशन के ऊपर इस कौम के यहाँ जितना कॉन्सेंसस हुआ है, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि एटलीस्ट ये कौमी मुफाद के तहत इतना बड़ा कॉन्सेंसस आप देखा कि जिस तरीके से हमने दिया है, हमने वो भी इन्होंने किया। फिर उसके बाद जो सेनेट के इलेक्शन में देख लें, नबील साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 65 बंदे जो थे उन्होंने करारदाद रेजोल्यूशन पे आप पेश कर रहे खड़े होके, यानी कि जो कि इजहार कर रहे हैं। लेकिन इस मुल्क के अंदर कोई जिसको कहना चाहिए कि कोई मोरालिटी होती है, उसका तो खैर बिल्कुल एक जनाजा निकला हुआ है, उसको तो छोड़ें कि ना लेने वाले वो लेने वालों को शर्म आई है ना देने वालों को शर्म आई है। लेकिन अब इसको देखें, मैं ये समझता हूँ जी, मुझे बिल्कुल चूंकि एतमाद का फुकदान है, ट्रस्ट डेफिसिट चल रहा है, मेरे दिल में ये आता है कि ये पीपल्स पार्टी और मुस्लिम नून, ये हकीकत है कि शरीक के अगर जुर्म कहते हैं या इसको कहते हैं आनत कहते हैं, तो इस आनत में बिल्कुल लीडरशिप भी अगर मुलव्वस हो तो मुझे कोई हैरत नहीं होगी। क्यों होनी चाहिए? या तो ये जिसको कहना चाहिए कि नीट क्लीन सियासत कर रहे हो, या तो यह है कि ट्रांसपेरेंसी नजर आए। हमें आज तक नहीं बताया जाता कि क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो लोगों को। मुझे यकीन है कि वोटर पहले से ज्यादा पंजाब के अंदर मुस्लिम नून को टूट के देगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप वोटर्स को रोजाना, लेकिन आपके कहने के मुताबिक दोनों सियासी जमातों के लीडरशिप मैनेज हुए हैं। आपके कहने के मुताबिक दोनों बड़ी सियासी जमातों के लीडरशिप मैनेज हो गए हैं, कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं। एक पेज पे आने की इनकी जो कहना चाहिए कि बड़ी शदीद ख्वाहिश है कि जिस पेज पे इमरान खान मौजूद है हमें भी वहां कोई ना कोई स्पेस मिल जाए। अच्छा। बावजूद के इनको ताने दिए जाते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब जब टीवी पे आके कहते हैं कि वोट की इज्जत तो हमारा नारा नहीं था, तो क्या उन्होंने अपने वर्कर्स पे क्या बीती होगी? मैं सिर्फ एक आखिरी जुमला कहना चाहता हूं, जो इन सारी सियासी पार्टियों में तहरीक इंसाफ भी शामिल है जी, कि आपको अंदाजा होना चाहिए कि आप लोगों को फर्क नहीं पड़ता। जब आप महल्लाती जो पॉलिसीज बनाते हैं या ड्राइंग रूम्स के अंदर बैठ के अपनी जोड़ तोड़ कर रहे होते हैं, वर्कर्स जो बेचारे जो है ना, उसको गलियों में बड़ा एम्बेरस होना पड़ता है। ठीक, उसने इससे अलावा कोई कसूर नहीं किया कि उन्होंने अपनी पार्टी को, जमात इस्लामी को, उलमा इस्लाम को, मुस्लिम नून को, तहरीक इंसाफ को टूट के मोहब्बत किया। ठीक, लेकिन यकीन जानो कि सारी की सारी पार्टियां जो है ना, उनको इस बात से कोई उनके ऊपर जरा प्रेशर नहीं है कि जो एक जम्मे गफीर है 3-4 करोड़ वोटर जिन्होंने अपने अपने लिहाज से अपने अपनी एंगल से इनको वोट दिए हैं, उन पर क्या बीतती है जब ये मुख्तलिफ तरह के अपने जोड़ तोड़ कर रहे होते हैं या
अपनी ख्वाहिशात ना हुकूमत में ख्याल करते हैं, ना अपोजिशन में ख्याल करते हैं, ना अपोजिशन में ख्याल करते हैं, ना हुकूमत में ख्याल करते हैं। ये लोग सिर्फ अपने मफादात देखते हैं। मैं भी जाऊंगा, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले एक तारीखी जुमला किसी ने कहा है, मैं चाहता हूं कि मैं अपने व्यूवर्स के सामने वो बोलूं और ये अपने मेहमानों के सामने बोलूं कि साबित हो गया कि खान साहब जितना भी जोर लगा लें, साबित हो गया कि इमरान खान साहब जितना भी जोर लगा लें, अपोजिशन 5 साल पूरे करेगी। एक छोटे सा ब्रेक नाज़रीन, फिर वापस आता हूं। वेलकम बैक। जी जुबैर साहब, एक सवाल है लेकिन 3 हिस्से हैं और मैं चाहूंगा कि तीनों की जवाब जरूर दीजिएगा सर। एक तो ये है कि सर अगर हुकूमत कहीं नजर नहीं आ रही है, जो आप लोग भी बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं, लेकिन सर अपोजिशन भी कहीं नजर नहीं आ रही है और अपोजिशन की 2 बड़ी सियासी जमातें जिनका बड़ा एक्सपीरियंस है, बड़े भारी भरकम है सर। और ये भी मौलाना फजल रहमान साहब का इल्ज़ाम भी है, इल्ज़ाम कह लें सही है, क्या है कि जनाब आप कहते तो हैं कि ये अगर हुकूमत मजीद रहेगी तो मुल्क तबाह हो जाएगा, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर जब बिल आता है तो आप उनको सपोर्ट भी करते हैं किसी न किसी तरीके से, और वो हुआ। दूसरी तरफ दूसरा पॉइंट ये है सर कि शहबाज शरीफ साहब बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं सर, बड़े ज़बरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर हैं, बड़े ज़बरदस्त चीफ मिनिस्टर रहे हैं सर, लेकिन लोगों का, बहुत अहम लोगों का, दानिशरों का ख्याल है कि बहैसियत सदर मुस्लिम लीग नून और लीडर ऑफ अपोजिशन मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आए सर। तीसरा, अगर वो इसलिए नाकाम नजर आए हैं कि बेटे लोगों की वजह से वो आपके कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं, केसेस हैं, तो सर ये सवाल भी उठ रहा है कि नून लीग के डिफेंसिव कॉम्प्रोमाइज पॉलिसी ने नून लीग को कोई फायदा नहीं दिया बल्कि मजीद नुकसान पहुंचाया। क्या कहेंगे जुबैर साहब? प्रोग्राम एंड जी जुबैर साहब, मेरी आवाज आ रही है? जी, मैं फिर एक टेक्निकल मसला आज फिर आ गया। चले, मैं पहले आ जाता हूं जनाब नबील गबोल साहब की तरफ। नबील गबोल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो बेहतरीन पार्टी थी और बड़ा किरदार अदा करती थी अपोजिशन का भी, हुकूमत का भी, इस 2 साल में पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी एज ए अपोजिशन कुछ नहीं है सर। कहीं इसकी वजह ये तो नहीं है कि उन पे जो केसेस हैं वो है, और दूसरा ये कि पीपल्स पार्टी इतनी बड़ी सियासी जमात नहीं है कि अगर वो जल्द इलेक्शन चाहे या इस हुकूमत को हटा दे और इंतखाबात की तरफ जाए तो पूरे पाकिस्तान में वो जीत जाए और मरकज़ और सूबों की हुकूमत उसके हाथ में आ जाए। लोग कहते हैं इस पोजीशन में भी पीपल्स पार्टी नहीं है, वो ज़्यादा से ज़्यादा सिंध हासिल कर लेगी, वो उसके पास अभी भी है। इसलिए पीपल्स पार्टी की क़यादत कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है और वो एक बहुत डिफेंसिव पॉलिटिक्स कर रही है। क्या कहेंगे सर? देखिए, पीपल्स पार्टी, आपने तो ये बात कही कि सिंध की पार्टी है, लेकिन जब भी हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जाता था कि सिंध की पार्टी है तो हम एक ही नारा लगाते थे, चारों सूबों की जंजीर बेनज़ीर। अब शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा नहीं रही है, लेकिन पार्टी तो वही है ना, फेडरेशन की पार्टी है। भुट्टो साहब पंजाब में ज़्यादा मकबूल थे। आज ये है कि ये तो बात है कि पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी बहुत कमज़ोर हो चुकी है, ये मानने वाली बात है। ज़ाहिर है इतना बड़ा एक झटका लगा है मतलब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत के बाद, तो उसको रीगेन करने में टाइम लगता है। और आपने देखा चेयरमैन बिलावल ज़्यादातर टाइम भी देते हैं, पंजाब में कोशिश कर रहे हैं पार्टी को दोबारा वहाँ पे रीऑर्गेनाइज करने के लिए। लेकिन हम ये कहते हैं कि चले हम छोटी पार्टी हैं, लेकिन हम अगर एक सूबे में हमारी हुकूमत है और हमें दीवार से लगाया जाता है, और अगर हम ये कहते हैं कि जी हमारे साथ सिंध के साथ वफाक जो है वो सौतेली माँ वाला सलूक कर रही है, तो क्यों हम कहते हैं? क्योंकि सिंध खासकर कराची पाकिस्तान का दिल है
और पिछले दिनों आपने देखा कि यहाँ पर जब एक पैकेज का अनाउंसमेंट किया गया, वो सिर्फ अनाउंसमेंट की हद तक था, 1100 अरब रुपए। तो ये सिर्फ अनाउंसमेंट की हद तक था। आप अपनाने के लिए पाकिस्तान, सिंध को या कराची को या पाकिस्तान को जोड़ के रखने के लिए आपको चाहिए कि आप वही मोहब्बत जो आप अपनी हुकूमत, जहां जहां पंजाब में केपीके में है, वो ऑपोजिशन के ये नहीं सोचे कि सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, ये सोचे कि सिंध भी पाकिस्तान का हिस्सा है और सिंध वो है जिसने पाकिस्तान की फर्स्ट रेजोल्यूशन पास की है। तो हमें वो मोहब्बत, वो प्यार, वो चीजें नहीं मिलती है। आप देखें, अगर इमरान खान असेंबली में ये कहता है कि इसाक डार के बाप की जो है साइकिल की दुकान थी और लगता है ऐसा है कि मेफेयर में मर्सिडीज का शोरूम चला रहे हैं, आप इस तरह की बातें जुबान इस्तेमाल करोगे और फिर उसी तकरीर में बाद में कहोगे कि मुझे ऑपोजिशन की जरूरत है, मैं उनको बिठाना चाहता हूं अपने साथ, तो आप एक तरफ उनको जो है गालियां देते हैं, दूसरी तरफ आप उनको लॉलीपॉप दिखाते हैं। तो ये सियासत आपकी नहीं चल सकती है। अब इमरान खान इस तरह की बातें करता है, वो समझ आता है क्योंकि वो सियासतदान नहीं है। ये पहली दफा प्राइम मिनिस्टर बने, पहली दफा हुकूमत में पीटीआई आई है। हम समझते हैं आने वाला दिन दोबारा ऑपोजिशन की ये जो दो जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का होगा। हम किसी जल्दी में नहीं है, इलेक्शन कराना है 2023, अभी 2020 भी खत्म होने को है, 2023 भी आ जाएगा, देख लेंगे। तो ये वन टाइम पार्टी है, वन टाइमर है। अब वन टाइमर को इमेच्योर सर अगले 5 साल भी उनके हैं, अगले 5 साल भी उनके सोच रहे अंडर 19 के खिलाड़ी हैं सारे, इनके पास टीम नहीं है, इनके पास अच्छे बैट्समैन नहीं है, इनके पास छक्के लगाने वाले नहीं है। तो जब अंडर 19 की टीम को आप जो है हुकूमत में बिठा देंगे तो यही रिजल्ट निकलेगा जो आजकल निकल रहा है, लैक ऑफ गवर्नेंस। सर कैच करने वाले लोग भी तो कैच नहीं कर रहे, फील्ड में जो अपोजिशन है वो कैच जानबूझ के ड्रॉप कर रही है, उसकी वजूहत समझ में नहीं आ रही। मैं वही पूछ रहा हूं। मैं आता हूं जुबैर साहब, माफी चाहता हूं, टेक्निकली सवाल सुना है आपने या नहीं सुने, मैं रिपीट कर देता हूं। सर ये सवाल है 3 हिस्सों में, मैं चाहूंगा आपका जवाब आए। एक तो ये है कि सर गुज़िश्ता 2 साल में अपोजिशन की, क्योंकि हुकूमत तो कहीं नजर नहीं आ रही है तो अपोजिशन भी कहीं नजर नहीं आ रही है सर, एक तो ये। तो शहबाज शरीफ बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, बहुत अच्छे चीफ मिनिस्टर साबित हुए, लेकिन बहैसियत मुस्लिम लीग नून के सदर और लीडर ऑफ अपोजिशन इंतहाई नाकाम नजर आ रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, यह आवाज गूंज रही है। दूसरा ये कि मुस्लिम लीग नून की ये पॉलिसी कि वो केसेस के बुनियाद पर डिफेंसिव हो जाए, उसको ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है। क्या कहेंगे सर? देखें डॉक्टर साहब, ये पिछले 2 साल, बल्कि 2 साल से भी ज़्यादा, जब हमारी हुकूमत थी उसी वक्त ये शुरू हो चुका था प्रेशर। मियां नवाज शरीफ जुलाई 2017 में उनको डिस्क्वालीफाई किया गया और उसके बाद ज़ाहिर है नैब के केसेस और वो तमाम पेशियाँ वो शुरू हो गई थी। फिर पार्टी को तोड़ा गया ज़बरदस्ती। बलूचिस्तान असेंबली में आपको पता है 2018 के शुरू में क्या हुआ, सेनेट के इलेक्शन से पहले 2018 के, साउथ पंजाब में। और ये मैं आपको बता दूं कि केसेस तो बहुत से लोगों पर, फिर तलाल चौधरी डिस्क्वालीफाई, दानियाल अजीज डिस्क्वालीफाई, हनीफ अब्बासी इलेक्शन से 2 या 3 दिन पहले रात को 11:30 बजे जाके उनका फैसला आता है और वो अंदर बंद हो जाते हैं। और उसके बाद सिलसिला जो था वो और सख्त। सो वी हैव फेस्ड मार्शल लॉ टाइप सिचुएशन जो अभी तक चल रही है। तो ये बड़ा एक मुश्किल चीज़ होती है कि अगर आप एक स्टेप उठाते हैं। मैं आपको अभी रिसेंट एग्जांपल देता हूँ कि जब मरीम नवाज को नैब ने बुलाया अगस्त की 11 तारीख को, तो साथ में ये भी मैसेज आया कि आप आए ना। अब ना जाने का तो ये था कि मुंह काला करें कि जी देखें पहुंची नहीं है, और सारे चैनल्स और सारे एनालिस्ट और पीटीआई वाले ये कहते। अब गई प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो आपने देखा कि उसका नतीजा ये हुआ कि प्रेशर आना शुरू हो गया। मरीम नवाज ने थोड़ी सी एक्टिविटी दिखानी शुरू की तो नवाज शरीफ क्यों बाहर बैठे हुए हैं, उसका एक आउट ऑफ टर्न केस लग गया 1 सितंबर को। तो ये जो चीज़ होती है ना, ये पिंग पोंग, ये कोई इतनी आसान नहीं होती कि आप इस तरफ जाएं या इस तरफ जाएं। फिर आप
लीगल केसेस को और कॉम्प्लिकेट करें। देखें, डोंट फॉरगेट, मरियम नवाज 8 साल की डिस्क्वालिफिकेशन है। हालांकि दुनिया में ये पहली एग्जांपल है कि जी एक शख्स मेंबर ही नहीं है और वो डिस्क्वालीफाई हुआ है कि मेंबर नहीं हो सकता। 8 साल तक इम्प्रिजनमेंट अलग है, 2 दफा जेल जा चुकी हैं। शहबाज शरीफ, उनकी तमाम फैमिली, फिर दूसरे पॉलिटिशियंस। मैं डॉक्टर साहब आपको ये भी बता दूं कि ये तो वो लोग हैं जो बहुत से लोग जो बंद हुए हैं, जिनके खिलाफ केसेस हैं, और जिनके खिलाफ नहीं हैं, जिनमें बाशमूल मोहम्मद जुबैर शामिल हैं, उनको कुछ छोड़ा नहीं गया। उनको दबाव डालने के लिए ऐसे ऐसे हथकंडे इस्तेमाल किए जाते रहे हैं और रेगुलरली आज तक जारी हैं। मतलब हर 3-4 महीने के बाद एक कुछ ना कुछ किया जाता है। सो इट्स ये कोई स्विट्जरलैंड या स्वीडन या यूके में तो हम कर नहीं रहे पॉलिटिक्स, या हिंदुस्तान में कि जी जमहूरियत है, आप देखेंगे केसेस होंगे। केसेस आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कंसिस्टेंटली ये कहा है कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, अब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नैब के हवाले से आपको पता है जिक्र किया है, हुकूमती पार्टी के हवाले से क्या कहती है, तो इतना आसान नहीं है। बावजूद इस सब चीज़ों के मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ कि हमने उस किस्म की सियासत हम जो कर सकते थे और प्रेशर डाल सकते थे, और जो हमारे लोग जो हैं, जो चाहने वाले हैं, इतने करोड़ों लोग, वो जो चाहते हैं जिस किस्म की सियासत, मेरा ख्याल है वो उसमें हमें नाकामी हुई है और हमें। ठीक है सर, मैं इससे पहले कि जनाब हफीजुल्लाह न्याजी साहब की तरफ आऊं, नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। हफीजुल्लाह न्याजी साहब, नून लीग के लोगों के ऊपर पीपल्स पार्टी की हुकूमत में बड़े केसेस बने, मुकदमात बने, जेल गए, बहुत कुछ हुआ सर। और इसी तरह हमने देखा कि जब आपके पीएमएलएन की हुकूमत थी तो पीपल्स पार्टी के लोगों पर, उनकी क़यादत पर केसेस बने, मुकदमात बने, जेल गए सर। लेकिन सर उस जमाने में भरपूर अपोजिशन की, केसेस बनने के बावजूद, मुकदमात के बावजूद, जेल जाने के बावजूद। लेकिन सर ये इमरान खान की हुकूमत में क्या ऐसी बात है कि केसेस बने, मुकदमात बने, जेल बने, अपोजिशन लेट गई? क्यों सर, ऐसा क्या हुआ है इमरान खान की हुकूमत में सर? डॉक्टर साहब, पहले तो मैं आपसे अदब के साथ जो है इख्तलाफ करूंगा कि वो जो भरपूर अपोजिशन है उसके ज़माने लद गए, वो हमने 70s में आखिरी दफ़ा देखी थी। बाकी इसके अंदर जिसको कि जो सॉरी जी, फिर वो टेलीफोन आने शुरू हो गए आपके कैमरामैन के, वो इसी ताक में बैठे हैं कि मैं बोलूं तो फ़ोन आना शुरू हो जाए। तो वो ज़माने लद गए हैं जो अपोजिशन के थे। ये जो अपोजिशन आप बताते हैं, ये एक बड़ी अच्छी अपोजिशन थी। इसको वही उसी तरीके से अपोजिशन किए जो इमरान खान ने किए, यानी कि पस्से पर्दा कुछ और होती थी, कुव्वतें होती थी, और आगे से ये बेनजीर साहब अपोजिशन कर रही होती थी या नवाज शरीफ साहब अपोजिशन कर रहे होते थे। इन बिटवीन जाहिर है कि इन्होंने स्टैंड भी लिए और इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ लिए। तो ये बात एक सही है कि लोगों ने पजीराई भी तब की है। हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि जुल्फ़िकार भुट्टो साहब ने 66-67 में एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ डंके की चोट पे स्टैंड लिया। हालांकि अयूब खान के क्या थे, वो कन्वेंशन लीग के जनरल सेक्रेटरी थे और बिल्कुल एक छोटे से मोरे थे, लेकिन जैसे स्टैंड लिया उनको कितनी पजीराई मिली। नवाज शरीफ अगर 93 के अंदर ये स्टैंड ना लेते तो तारीख के अंदर किसी रद्दी की टोकरी में पड़े तो सियासत के। तो लोगों ने तो जब स्टैंड लिया 2007 में इफ्तिखार चौधरी साहब निकले, तब ये एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ निकले, तो कैसे लोगों ने हाथों हाथ दिया। तो यहाँ पे ये हमारे एस्टेब्लिशमेंट की लम्हा फिक्री है कि पाकिस्तान के अवाम जो उनसे कई लिहाज से टूट के मोहब्बत करते हैं, बहुत जहतों में उनको हाई स्टीम में रखा होता है, सियासत के अंदर उनके रोल को क्यों नापसंद करते हैं, और जब उनके खिलाफ कोई बंदा खड़ा होता है तो उसको हाथों हाथ लेते हैं। दूसरी बात, इसलिए ये बात तो अपने जहन से निकाल दें कि किसी ने पिछले 20-30 साल में सही अपोजिशन की है। वो एक ठीक है कि उसके अंदर पीछे से वही है, जैसे इमरान खान साहब ये अंपायर के इशारे पे आ गए थे और वो कहेंगे जी मैंने बड़ी पूरे अपोजिशन की है,
तो तारीख में इससे बड़ी तोहमत जो है कोई नहीं लगेगी मूवमेंट के ऊपर। दूसरी मुझे मौलाना रूमी का एक कौल याद आ रहा है कि आप परेशानी मुसीबत में घिर जाओ तो कभी बुज़दिल से मशवरा ना लेना, वो तुम्हारी रही सही हिम्मत जो है वो भी फारिग करा देगा। हमारे यहां यह है कि इस वक्त सारे बुज़दिल जो हैं वो एक दूसरे से मशवरा कर रहे हैं। मुझे कोई उसकी परवाह नहीं हुकूमत की कि वो क्या कर रहे हैं। मुझे एक बात ज़हन में जो मुस्लिम नून वाले बता दें या पीपल्स पार्टी वाले साहब बैठे हैं, इतने सीजन किस्म के आदमी हैं, समझदार आदमी हैं, मैंने कहा बहुत एडमायरर हूँ। खैर गवर्नर साहब तो मेरे लिए बहुत ही एक जिसको कहना चाहिए कि एक ये वो कीमती असासा है। ये आपके प्रोग्राम में बड़े कीमती दो लोग बैठे हैं। ये वो ये बता दें कि नवाज शरीफ साहब को इमरान खान ने निकाला है, नवाज शरीफ साहब को सियासत से बेताल्लुक इमरान खान ने किया है। जो 2015 के अंदर पीपल्स पार्टी पे उफ्ताद पड़ी है कराची में, डाटा आसम अंदर, शर्जील साहब अंदर, जो कुछ था पूरा एलडीए के जो है वो क्या कहना जी केडीए के छीन लिया गया, म्यूनसिपैलिटी की फाइलें कहीं पहुंच रही हैं। तो क्या ये इमरान खान कर रहे थे? संजू एक बहुत बड़ा फिलोसफर है, 3,500 उसने किताब लिखी आर्ट ऑफ वॉर, गवर्नर साहब ने जरूर पढ़ रखी होगी, नबील साहब ने भी। वो दुनिया की हर मिलिट्री अकेडमी पढ़ाई जाती है, उसमें कई खूब ऐसे फिक्र हैं कि अगर वो ही रट लिए जाए तो रहनुमा असूल हैं। वो कहते हैं कि आर्ट ऑफ वॉर में क्या कहता है, वो कहते हैं कि अपना दुश्मन पहचानो और अपने आप को पहचानो। कोई लड़ाई लड़ने से पहले देखो कि तुम्हारा दुश्मन है क्या। आप देखें अगर वाकई आपका दुश्मन इमरान खान है तो उसे पल पड़े, वगरना जिन लोगों ने आपके साथ दुश्मनी की तो कम से कम आप अदब एहतराम के साथ एहतजाज तो करें, जो कभी कभी दबे अल्फाज में कर लेते हैं। नवाज शरीफ साहब ने खुल कर एहतजाज किया। और फिर यह कि अपनी हैसियत देखें, अगर आपके अंदर मुकाबला करने की हैसियत नहीं है तो आप इस लड़ाई में ना आए। आप क्यों इतनी बड़ी लड़ाई अपने गले डालते हैं जिसकी आपके अंदर औकात नहीं, हैसियत नहीं है। आप गुलैल के साथ और टैंकों के साथ नहीं लड़ सकते, या कोई बड़े उसके साथ नहीं लड़ सकते। आज हम क्यों तकड़े हैं कि हम इंडिया के साथ क्यों पाकिस्तान तकड़ा है कि कंपेटेबल है हमारे पास सब कुछ। तो बात यह है जी कि इस वक्त पाकिस्तान का क्राइसिस ये है कि जो लीडरशिप के अंदर आइडियलिज्म था उसका नापैद है। लेकिन मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, मुझे फिक्र रियासत पाकिस्तान की है। रियासत पाकिस्तान बात ही मुकल्लफ नहीं है कि उसके आगे बढ़ने या पीछे हटने में इन लीडरों की वजह से होना है। लेकिन रियासत पाकिस्तान एक वजह से तबाह होगी और वो किस वजह से होगी, सियासत में इस्तेकाम से होगी। और हमने होते देखा है, 1971 में हमने पाकिस्तान टूटते देखा, आज तक हिम्मत है किसी में। इतना बड़ा वाकया सामने हो, कोई तहकीकात करा के बता दे कि जो हमारा जुर्म किसने किया। ठीक, हमें पूरी उम्र बताया क्या जाता रहा कि जी मुजीब ने और भुट्टो ने और इंदिरा गांधी ने सबने किया होगा, उन्होंने भी क्यों ना करते हो। लेकिन ये लोग मुझे नहीं थे हुकूमतों में नहीं थे। ठीक, इसलिए है सर, हमने कभी सोल सर्चिंग नहीं की। इस वक्त पाकिस्तान अगर इस किस्म के सियासी काम में चलता रहा और जिस तरीके से बैन अवी कुव्वतों ने हमें निशाना बनाना है, ये FATF वगैरह, ये कितने बिल पास कराए हैं। ठीक, ये बहुत समझदार बंदे बैठे आज आपके पास, जुबैर साहब, इनसे कमेंट ले लें कि FATF वाले जो हैं जब आएंगे तो इस बिल को सामने रख के उन्होंने पाकिस्तान की एवेल्युएशन करनी है। ये सिर्फ पाकिस्तान के उन लोगों को जिन्होंने बेचारों को FATF का पता ही नहीं कि क्या है, उनका क्या ख्याल है कि ये कारखाने का नाम है या किसी परिंदे का नाम है, जानवर का नाम है। वगैरह FATF ने आपको ग्रे या ब्लैक लिस्ट में रखने के लिए जो क्राइटेरिया बनाया हुआ है वो क्राइटेरिया ये है कि आपका फ्यूचर सियासत कैसे करनी है। ठीक, आप जब सी पैक के साथ जाएंगे। ठीक है सर, बिल्कुल टाइम खत्म हो गया सर, बिल्कुल टाइम खत्म हो चुका। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया और डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज।